इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिनका नाम है एरिक ली मार्क। ये एक प्रोफेशनल आइस हॉकी प्लेयर थे जिन्होंने 1994 के ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था, लेकिन अब ये हॉकी से पूरी तरह से रिटायर हो चुके हैं। एरिक सिएरा नेवाडा माउंटेन्स आइस बोर्ड स्केटिंग करने के लिए आए हैं और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि वो एक तरह का वाइट कलर का पाउडर ले रहे हैं। ये मेथाडोन है जो कि ड्रग्स है। हॉकी छोड़ने के बाद उन्हें ड्रग्स की लत लग गई। हालांकि उनकी मॉम ने उन्हें कई बार समझाया भी, लेकिन वो चाहकर भी इस ड्रग्स की आदत से अभी तक बाहर नहीं आ पाए। और जब वो अपने कॉटेज के बाहर होते हैं तभी उनके कॉटेज का दरवाज़ा अपने आप ही हवा से बंद हो जाता है। उसे खोलने की कोशिश करते हैं और जब वो दरवाजे पर लात मारते हैं तो उससे उनका पैर भी जख्मी हो जाता है। इसके बाद एरिक तैयार होकर यहाँ से आइस बोर्ड स्केटिंग करने के लिए निकल जाता है। वो टॉप पर पहुंचकर नीचे स्केटिंग करना शुरू करता है। ऐसा वो कई बार करता है। इस बार यहाँ पर कई सालों के बाद बहुत ज़्यादा बर्फ और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है और मौसम विभाग वाले ने सूचना देते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसीलिए जो ऊपर कैंप होता है जहाँ से ट्रॉली से लोग ऊपर और नीचे आते हैं, वो कहते हैं कि आज हम बेस को जल्दी बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही होती है। आगे साफ साफ कुछ भी नहीं दिख रहा होता। लेकिन इससे पहले कि ये बात एरिक को बताई जाती, एरिक अपने स्केटिंग बोर्ड से पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर देता है। और जब वो आधे रास्ते में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां से जाने के दो अलग अलग रास्ते हैं और वो राइट साइड की तरफ चलना शुरू कर देता है। और पहाड़ से कई किलोमीटर नीचे उतरने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने गलत रास्ता चुन लिया और अब उसे नहीं पता कि उसे इन बर्फीले पहाड़ों के किस रास्ते पर जाना है। एरिक अपना मोबाइल निकालता है ताकि वो मदद के लिए कॉल कर सके, लेकिन यहाँ पर सिग्नल नहीं होते, इसीलिए वो किसी को कॉल नहीं कर सकता। एरिक कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। वो पेड़ की लकड़ियाँ तोड़कर आग जलाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसके पास जो मैच बॉक्स होता है वो पूरी तरह से गीला हो चुका होता है, इसीलिए आग नहीं जलती। और तभी एरिक को अपने बचपन की वो याद आती है जब उसके पिता, जो कि उसके कोच भी थे, वो उसे आइस हॉकी सिखा रहे थे और एरिक गिर जाता है। वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता। तब उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम्हारा नाम एरिक ली मार्क है और ली मार्क कभी भी हार नहीं मानते। ये बात याद आने के बाद एरिक एक बार फिर से उठता है और वो स्केट बोर्ड से पहाड़ के नीचे उतरना शुरू कर देता है। यहाँ पर रास्ते बहुत खतरनाक होते हैं और एरिक पहाड़ की चोटी से गिरने से बाल बाल बचता है। वो अपना बोर्ड लेकर अब आगे चलना शुरू करता है और तभी उसके सामने भेड़िए आ जाते हैं। एरिक उन सब भेड़ियों को भगा देता है, लेकिन भेड़िए उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो लगातार उसका पीछा कर रहे होते हैं। इसीलिए एरिक को बर्फ में गड्ढा करना पड़ता है। वो उस गड्ढे के अंदर लेट जाता है और अपने स्केट बोर्ड को ऊपर से रख देता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो रात को जब वो सो जाएगा तो भेड़िए उसे मार डालेंगे। एरिक सुबह होने के बाद ये अंदाज़ा लगाता है कि वो कहाँ से चला था और इस वक्त वो कहाँ पर है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो समझ जाता है कि अब वो खो चुका है। फिर भी वो अपने स्केट बोर्ड से आगे बढ़ना शुरू करता है। उसे नहीं पता कि वो सही रास्ते पर जा रहा है या गलत रास्ते पर, लेकिन फिर भी वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। और जब वो एक सपाट जगह पर पहुंच जाता है तो वो अपनी जेब से एक पाउडर निकालता है जो कि मेथाडोन ड्रग्स है। और इससे पहले कि वो उस ड्रग्स को लेता, यहाँ पर जो बर्फ होती है वो टूट जाती है और एरिक पानी के अंदर गिर जाता है। हालांकि एरिक पानी के अंदर जाने के बाद भी अपने ड्रग्स को सही सलामत बाहर ले आता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से भीग चुका है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है और उसका शरीर अकड़ना शुरू हो जाता है, इसीलिए उसको अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। और घर पर उसके कॉटेज पर जो उसके पैर पर चोट लगी थी वहाँ से भी अब खून आना शुरू हो जाता है। एरिक का मन है कि वो इस ड्रग्स को ले, लेकिन एरिक अब ड्रग्स नहीं लेता, बल्कि वो सारी ड्रग्स को बर्फ में फेंक देता है क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर उसकी मदद करने अब कोई नहीं आएगा। उसे अपनी मदद खुद ही करनी होगी और अगर उसने होश खो दिया तो उसे अपनी जान से हाथ धोने होंगे। वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला कर कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं आगे बढ़ता रहूँगा। और तभी वो आसमान में तारों के पास देखता है कि एक बहुत ऊंची चोटी होती है जहाँ पर उसे एक ट्रॉली यानी कि ट्रैम दिखता है। और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अगर वहाँ पर ट्रैम है तो वहाँ पर रहने की, खाने पीने की कोई ना कोई सुविधा होगी। और वो ये तय करता है कि अब वो किसी भी तरह से उस चोटी तक पहुँचेगा।
रात को वहीं वो चट्टानों के बीच में सो जाता है और अगली सुबह उठकर वो उस तरफ जाने की तैयारी करता है। एरिक ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। ये उसका तीसरा दिन है। हालांकि वो बर्फ को गलाकर यहाँ पर पानी पी लेता है, लेकिन उसके पास खाने के लिए यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है और अब वो धीरे धीरे उस चट्टान, उस चोटी की तरफ बढ़ना शुरू करता है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसकी हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। जो चोट उसे घर पर लगी थी, वो चोट अब उसे बहुत तकलीफ पहुंचा रही होती है। इसीलिए वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा होता है और वो वहीं बर्फ पर गिर जाता है। उसके अंदर आगे चलने की हिम्मत नहीं है। एरिक पूरा दिन पूरी रात वहीं बर्फ में एक खड्डा करके उसके अंदर बिताता है और अगली सुबह उठने के बाद वो अपने घाव को देखता है। उसकी सॉक्स ठंड से, बर्फ से जमकर उसके घाव के साथ पूरी तरह से चिपक गई होती है और जब वो उसे हटाता है तो दर्द से कर्रा जाता है। उसे इसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन यहाँ पर चाहे उसे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, उसे अपने आगे का सफ़र तय करना होगा। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो उस चोटी के नीचे तक पहुँच जाता है जहाँ पर उसे ट्रॉली यानी कि ट्रैम दिखा था और वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी ट्रैम नहीं है। यानी कि इतना लंबा सफ़र उसने जिस वजह से तय किया था वो चीज़ वहाँ पर है ही नहीं। और ये देखकर वो पूरी तरह से हताश हो जाता है। वो ईश्वर से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन वो अपना सफ़र नहीं रोकता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है और उसे एक रात और यहाँ पर बितानी पड़ती है। वो धीरे धीरे हाइपोथर्मिया का शिकार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एरिक की मॉम को दिखाया जाता है जो उसे बार बार कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका फ़ोन नॉट रीचेबल होता है। उसकी मॉम को पता है कि एरिक की ज़िंदगी में जो भी इस वक्त चल रहा है वो ठीक नहीं है। वो ड्रग से परेशान है और साथ ही साथ उसके ऊपर एक केस भी होता है जिसके लिए उसे अगले 7 दिनों में कोर्ट में हाजिर होना था। लेकिन एरिक का कुछ भी पता नहीं है। हर दिन बीतने के साथ एरिक की हालत ख़राब हो रही होती है क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। वो बस पेड़ों के बीज खाकर जिंदा होता है और साथ ही साथ उसकी मोबाइल की बैटरी भी अब पूरी तरह से ऑफ हो चुकी है और उसके पैर का जो घाव है वो भी अब बद से बदतर हो गया है। उसके पैर में पूरी तरह से खून जम चुका है। उसके अंदर चलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन एरिक हिम्मत नहीं हारना चाहता और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एरिक के पास अभी भी एक रेडियो है और वो कहता है कि एक बार अगर इस रेडियो में सिग्नल आ जाए तो हो सकता है कि लोग इस सिग्नल को ट्रैक करके मुझ तक पहुंच सकें। इसी होप में वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। ये उसका आज छठा दिन है और वो पिछले 6 दिनों से लगातार इस गहरी बर्फ में चल रहा है और अब यहाँ पर बर्फ गिरनी भी शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एरिक की मॉम उसके उस कॉटेज तक पहुँच जाती है जहाँ पर उसने स्टे किया था और वो देखती है कि उसका पूरा घर बिखरा हुआ है। एरिक वहाँ पर नहीं है, उसके फ़ोन का सिग्नल नहीं मिल रहा। इसीलिए वो यहाँ पर माउंटेन में जो रेस्क्यू टीम होती है वो वहाँ पर जाती है और वो उन्हें बताती है कि मेरा बेटा वहाँ बर्फ़ में फंसा हुआ है, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करना चाहता। लेकिन जब एरिक की मॉम वहाँ की इंचार्ज जिसका नाम सारा है उसे एरिक की फ़ोटो दिखाती है तो वो समझ जाती है कि ये सच कह रही है, क्योंकि 7 दिन पहले उसी ने एरिक को यहाँ पर लिफ्ट दी थी। और वो अपनी टीम को कहती कि अगर तुम्हें माउंटेन्स की तरफ से कोई भी सिग्नल, कोई भी कॉल आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। और वो हेलीकॉप्टर लेकर एरिक को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं एरिक संघर्ष करता हुआ बड़ी मुश्किल से एक एक कदम आगे बढ़ा रहा होता है और तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है, लेकिन इस वक्त वो पेड़ों के बीच में होता है, इसीलिए हेलीकॉप्टर उसे नहीं देख पाता। हालांकि वो आवाज़ भी लगाता है, उसकी तरफ भागता भी है, लेकिन जब तक वो पेड़ों से बाहर निकलता है हेलीकॉप्टर उसकी आंखों के सामने से निकल चुका होता है। और इस तरह से एरिक की जो आखिरी उम्मीद थी अब वो भी टूट चुकी है, क्योंकि हेलीकॉप्टर वापस लौट चुका है और यहाँ पर एरिक के अंदर अब चलने की भी हिम्मत नहीं है और वो पूरी रात वहीं बर्फ पर पड़ा रहता है। और अगले सुबह एक बार फिर से वो हिम्मत करता है। उसे लगता है कि अगर वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया तो उसके पास जो रेडियो है उसमें सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे और रेस्क्यू टीम इन सिग्नल्स को ट्रैक कर सकती है। वो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे बोर्ड के सहारे ऊपर बढ़ना शुरू करता है। उसके रेडियो में मात्र 8% बैटरी है और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा होता है धीरे धीरे रेडियो में सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एरिक को अपनी पूरी ज़िंदगी भी याद आती है कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ की, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। एरिक को ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी का अंत आ चुका है और वो पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम उसके सिग्नल को ट्रैक भी कर रही होती है,
लेकिन उन्हें कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। एरिक को लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी का अंत है। वो उस रेडियो में अपनी मॉम के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है। वो उसमें अपनी मॉम को कहता है कि मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। दरअसल वो एक कामयाब एथलीट था, उसने ओलंपिक्स भी खेला था। उसके बाद भी वो ड्रग्स में पड़ गया, जिसकी वजह से उसकी मॉम को बहुत परेशानी हुई और साथ ही साथ उसने अपना करियर, अपनी ज़िंदगी सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो अपनी मॉम को कहता है कि हम ज़िंदगी में चाहे कितनी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, कितनी तरक्की क्यों ना कर लें, लेकिन अगर हम अपने अतीत को, पिछले दिनों को भूल जाएं, तो उस तरक्की का, उस आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। दरअसल उसने और उसकी मॉम ने ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा होता है, लेकिन अगर एरिक चाहता, वो सही रास्ते पर चलता, तो सब कुछ सही हो सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी मॉम के लिए, अपने लिए, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां खड़ी की, जिस वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी बिखर गई और आज उसे इस बात का एहसास है। वो अपनी मॉम को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दरअसल बचपन में जब उसके डैड उसकी मॉम को और उसे छोड़कर चले गए थे, उसके बाद से ही उसकी मॉम ने ही उसका ध्यान रखा। और अब एरिक के रेडियो की बैटरी भी डाउन हो जाती है, उसका रेडियो ऑफ हो जाता है और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन वहाँ रेस्क्यू टीम को उसके सिग्नल मिल जाते हैं और सहरा यहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती है। वो एरिक को यहाँ से अपने साथ नीचे कैंप में ले जाती है। एरिक की मॉम एरिक को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद एरिक ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड के कारण उसके पैर पूरी तरह से जम गए थे, इसीलिए उसके दोनों पैरों को काटना पड़ता है। लेकिन पैर कटने के बाद भी एरिक को अब अपनी ज़िंदगी का एहसास है। उसे एहसास है कि उसने क्या गलतियाँ की, उसे एहसास है कि ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस क्या है, और उसे ये भी एहसास है कि उसने जो खोया था उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। और अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि एरिक अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, जो कुछ उसने सहा होता है, जो कुछ उसने सीखा होता है, वो हॉकी के बच्चों के साथ शेयर कर रहा होता है। वो कहता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बुरा वक्त आए भी, तो हमारे अंदर उस वक्त से लड़ने की, उससे बाहर निकलने की हिम्मत होनी चाहिए। और इसी मैसेज के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि इंसान ज़िंदगी में गलतियाँ करता है, लेकिन जिस तरह से एरिक को ज़िंदगी में दूसरा मौका मिला, उस तरह से हर किसी को नहीं मिलता। इसीलिए समय समय पर हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी को मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म 6 Below Miracle on the Mountain।